नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, हमें प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रगुजार होना चाहिए, एहसानमंद होना चाहिए कि वो हमें जश्न मनाने का कोई ना कोई मौका रोज जरूर देते हैं। राजनीति खेल नहीं होती, लेकिन वो बिल्कुल खेलों की तरह, जैसे फुटबॉल और क्रिकेट में रिकॉर्ड बनाए जाते हैं, वैसे वो राजनीति में रिकॉर्ड बना रहे हैं। यहाँ वो बिल्कुल उनके सामने राजनीति के खेल में, खेलों की दुनिया के जो सितारे हैं, अगर भारतीय संदर्भ में देखें तो सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा और वहां से लेकर वैभव सूर्यवंशी तक, ये सब प्रधानमंत्री मोदी के आगे फेल हैं, फीके हैं उनके आगे। फेल शब्द वापस लेता हूं, उनके आगे फीके हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अब एक और नया रिकॉर्ड बना दिया है। उन्होंने निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में, ये ध्यान दीजिए, रिकॉर्ड बनाने वाले, रिकॉर्ड बुक तैयार करने वाले कितनी बारीकी से चीजों को देखते हैं। तो उन्होंने पाया कि ठीक है, प्रधानमंत्री पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक प्रधानमंत्री रहे थे, यानी करीब 17 साल से ऊपर। लेकिन 1947 से 1952 तक का कार्यकाल तो एक प्रतिनिधि सरकार का कार्यकाल था। 52 के पहले आम चुनाव के बाद चुने हुए प्रधानमंत्री का कार्यकाल शुरू होता है, और वहां प्रधानमंत्री मोदी नेहरू से आगे निकल गए हैं। वो 9013 दिन तक इस देश के लगातार निर्वाचित रहने वाले प्रधानमंत्री हैं। अगर आपको ये रिकॉर्ड थोड़ा फीका लग रहा हो, प्रधानमंत्री मोदी की हैसियत से कुछ कम लग रहा हो, तो इसको और बढ़ा देते हैं। रिकॉर्ड ये कि पिछले 25 साल से, यानी 2001 से 2026 के बीच, प्रधानमंत्री मोदी शुरू के 14 साल मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, और उसके बाद अब प्रधानमंत्री हैं देश के। तो ये जो स्थिति है, कुल 9013 दिन लगातार वो सत्ता में है। तो जब इतने सारे रिकॉर्ड बन रहे हैं, और रिकॉर्ड बनाने वाले और भी रिकॉर्ड बता रहे हैं, यानी दुनिया के जितने देशों की यात्रा उन्होंने की प्रधानमंत्री रहते हुए, मुझे लगता है कि शायद नेहरू वहां भी पीछे छूट जाएंगे। और 32 देशों ने उनको सम्मानित किया है, यहां तो पक्का नेहरू पीछे छूट जाएंगे। 15 देशों की संसद को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया है। तो अब सोचिए कि जब इतनी बड़ी लोकप्रियता वाला, लगातार इतने बड़े रिकॉर्ड बनाने वाला आदमी हमारे देश का प्रधानमंत्री है, तो हमें खुश होना चाहिए या नहीं? आप इसको व्यंग्य की तरह मत लीजिए। मैं जानता हूं कि इस देश के करोड़ों लोग इस बात से अभिभूत हैं कि इस देश में प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व इतने वर्षों से चल रहा है। पंडित नेहरू के समय सोशल मीडिया नहीं था। जो प्रिंट मीडिया था वो लगातार उनकी तारीफ करता था, उनकी आलोचना भी होती थी साहित्य में। इस लिहाज से मोदी निर्विवाद है कि उनकी वैसी आलोचना नहीं होती है। और सोशल मीडिया होता तो प्रधानमंत्री मोदी का रिकॉर्ड वहां तो कोई बराबरी ही नहीं है। आप देखिए कि इंस्टाग्राम पे और एक्स पे, जो पहले ट्विटर होता था, उनके 10 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर हैं। इतने फॉलोअर किसी भी देश के राष्ट्रपति के नहीं हैं, प्रधानमंत्री के नहीं हैं। फेसबुक पे 5 करोड़ से ज्यादा, और यूट्यूब पे 3 करोड़ से ज्यादा। कौन करेगा इस लोकप्रियता का मुकाबला? ये सच है कि जब मैं सब बोल रहा हूं तो डर भी लग रहा है, क्योंकि इस लोकप्रियता का सामना मुझे इन 12 वर्षों में कई बार करना पड़ा है। पत्रकार होने के नाते मैं इस बात की पुष्टि कर रहा हूं कि वो बेहद लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। मैं इस पे भी आऊंगा कि उनकी उपलब्धियां क्या हैं और उनकी चुनौतियां क्या हैं। लेकिन एक निजी अनुभव से मैं जानता हूं कि चीजों के प्रति धारणा कैसे उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद बदल रही है। मैं अब तो 4 दशक से ऊपर हो गए मुझे पत्रकार के तौर पे लिखते हुए। मैंने तमाम प्रधानमंत्रियों के खिलाफ लिखा,
इंदिरा गांधी के खिलाफ, राजीव गांधी के खिलाफ, नरसिंह राव के खिलाफ, अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ, देवगौड़ा के खिलाफ, गुजराल के खिलाफ, मनमोहन सिंह के खिलाफ, मोदी के खिलाफ भी लिखा। क्योंकि पत्रकारिता का एक धर्म में ये मानता रहा कि वो सत्ता के आलोचक के रूप में खड़ा रहना है। जनता ने आपको चुनकर भेजा है अपने काम करने के लिए। आप वो काम नहीं करते तो आप आलोचना के पात्र होंगे। मीडिया का काम ये देखना है कि कहां कहां आप कामयाब नहीं हैं। आपकी कामयाबी तो एक अलग चीज है, उसको तो कामयाब होना ही चाहिए, लेकिन अब कहां नाकाम है ये देखना, कहां आप विफल हैं ये देखना मीडिया का काम है। तो मैं ये बता रहा था कि 2014 से पहले, अच्छे बता दूं, कोई सरकार आलोचना पसंद नहीं करती है, कोई भी नेता अपनी आलोचना पसंद नहीं करता है। तो जब मैं पहले लिखता था तो मुझे डर लगता था कि कोई नेता न टोक दे, किसी मंत्री का फोन ना आ जाए, कोई संतरी न उठा ले जाए। लेकिन मेरे पड़ोसी, मेरे पत्रकार मित्र, मेरे प्रशंसक मेरी पीठ थपथपाते थे कि देखो तुम में साहस है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने आलोचना की सरकार की। और मीडिया का यही काम है। 2014 के बाद मैं अचानक पाता हूं कि मेरे पड़ोसी पूछते हैं, मेरे रिश्तेदार पूछते हैं, मेरे पत्रकार मित्र पूछते हैं कि मोदी जी के खिलाफ क्यों लिख रहे हो, तुम सरकार के खिलाफ क्यों लिखते हो, तुम्हारा बायस है, तुम उसकी उपलब्धियों की बात क्यों नहीं करते हो। तो यहां दो बातें हैं। एक तो ये सच है कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता इसमें दिखाई पड़ती है। उन्होंने हमारे घरों को बांट दिया है, उन्होंने अपने आलोचकों को अलग कर दिया है। अब हम अपने परिवारों के व्हाट्सएप ग्रुप में अकेले हैं। हम यानी हमारी तरह के वो लोग जो सरकार की नीतियों से सहमत नहीं हैं। क्यों वो अकेले पड़ गए हैं और प्रधानमंत्री मोदी की इस लोकप्रियता का राज क्या है, इस पे भी आऊंगा। लेकिन ये कि प्रशंसा करने की उनकी जगह कोई छोड़े तब तो हम तारीफ करें। अखबारों में देखिए, वो बुधवार के अखबारों में मोदी जी के मंत्रियों के लेख छपे हुए हैं। वेंकैया नायडू का लेख दिख रहा है, दूसरे लोगों के लेख नजर आ रहे हैं। बीजेपी के अध्यक्ष के नितिन नवीन को और कोई काम नहीं है, अखबार के लिए लेख लिखकर प्रधानमंत्री की उपलब्धियां गिना रहे हैं। और उपलब्धियां क्या हैं जो प्रधानमंत्री आज से नहीं 5-10 साल से गिना रहे हैं? वही आयुष्मान, वही उज्ज्वला, वही एयरपोर्ट, वही सड़कें जो असल में राज्य सरकार का काम है। तो ये सारी उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं कि हमने 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बना दिए, हमने 4 करोड़ से ज्यादा मकान बना दिए, उज्ज्वला योजना। हालांकि हकीकत इसकी कल ही पता चल रही है कि कैसे उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले सब्सिडी के सिलेंडर अब साल में घटा के 4 कर दिए हैं। 4 यानी सरकार का कहना है कि लोग इससे ज्यादा सिलेंडर इस्तेमाल नहीं करते हैं। एक सिलेंडर क्या 3 महीने चल सकता है? शायद उन्हीं घरों में जहां रोज चूल्हा जलाने की नौबत न आ पाती हो, जहां रोज चूल्हा नहीं जलता हो। दूसरी उपलब्धि है 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन। ये क्यों देने की नौबत आ रही है? इसी तरह 100% विद्युतीकरण की बात है, कितने एक्सप्रेसवे बनाने की बात है, एयरपोर्ट बनाने की बात है। कहा जा रहा है यहां तक कि जो उपलब्धियां सरकार की नहीं है, यानी अगर इस देश में नए नए स्टार्टअप खुल रहे हैं, अगर इस देश में नए नए यूनिकॉर्न आ रहे हैं, तो सरकार की उसमें क्या भूमिका है? सरकार ने तो अपना हाथ लगभग सब जगह से खींच रखा है, स्कूल से, अस्पताल से, तमाम तरह के उद्योग धंधों से तो बेचने में लगी है। लेकिन वो तब भी बता रही है कि 125 यूनिकॉर्न हैं और पता नहीं कितने स्टार्टअप शुरू हो गए लाखों में। तो ये सारी उपलब्धियां अखबारों में गिनाई जा रही हैं, सरकार के पक्ष में रखी जा रही हैं, उनके मंत्री रख रहे हैं,
और उनके कोटे के पत्रकार भी रख रहे हैं। तो मेरी तरह के कुंठित आप कह लें, मेरी तरह के हमेशा निराशा के गर्त में डूबे रहने वाले कह लें, मेरी तरह के व्यक्ति को लेकिन 12 वर्षों में जो चुनौतियां दिखाई पड़ती हैं, मैं उन्हीं का उल्लेख कर सकता हूं। कम से कम 5 बड़ी चुनौतियां तो और हैं, मैंने उनको अलग अलग खानों में बांटने की कोशिश की है। एक बात इन चुनौतियों से पहले और याद दिला दूं, जिससे समझ में आएगा, क्योंकि तुलना करना भी एक काम होता है। पहली तुलना तो आप नेहरू के कार्यकाल को पूरा कर रहे हैं। नेहरू के कार्यकाल भारत में बिजली की रफ्तार से चलने वाले एक देश को खड़ा करने वाले कार्यकाल वाला दौर था। उस दौर में जितने अस्पताल बने, जितने उद्योग खुले, जितनी तरह की अकादमियां बनी, विज्ञान, शिक्षा, तमाम क्षेत्रों में जो प्रगति हुई, क्या इन 12 वर्षों में आप उज्ज्वला और आयुष्मान और शौचालय गिना के उसकी बराबरी करेंगे? लगता ही नहीं कि कोई बड़ा सपना आपके पास है। उनको छोड़ देते हैं। मनमोहन सरकार के 4 बड़े फैसले, जिन्होंने कई चीजों को बदल डाला। रोजगार की गारंटी मनरेगा, जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी आके कहते थे कि इसको तो खत्म करेंगे। मनरेगा जो है वो रोजगार की गारंटी 100 दिन की, जिसको बढ़ा के शायद 150 दिन किया गया है कागजों पे, क्योंकि वास्तविक तौर पे तो मिल ही नहीं रहा है। तो मनरेगा इनका मनमोहन सिंह के कार्यकाल की देन है। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, कि 14 साल के बच्चे मुफ्त शिक्षा हासिल करेंगे, और उसके लिए प्राइवेट स्कूलों में जो बड़े अपने आप को वीआईपी समझते हैं, वहां भी 25% बच्चों का एडमिशन होगा। इसका कानून बना, इसका बड़ा विरोध हुआ, इसमें बेईमानी हुई, लेकिन वो कानून चल रहा है। जो सबसे महत्वपूर्ण कानून था, सूचना का अधिकार, वो सूचना का अधिकार जो है, उसने पूरे शासन प्रशासन की भंगिमा बदल के रख दी। आज भी ये अधिकार प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार को सालता है। वो कोशिश करते हैं कि उनकी एजेंसियां इससे बाहर रहें। जैसे प्रधानमंत्री केयर के नाम से जो पीएम केयर फंड जो है, वो इसके दायरे में नहीं है। क्यों नहीं है किसी को नहीं मालूम, क्योंकि वो पता नहीं पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, इसकी जानकारी नहीं ले सकते हैं। चौथा, भूमि अधिग्रहण कानून। इस कानून को पलटने के लिए मोदी जी को याद होगा कि अपने कार्यकाल में कितने बिल वो लेकर आए। 3 या 4 बार वो अधिसूचना लेकर आए, अध्यादेश लेकर आए। हर बार उनको मुंह की खानी पड़ी। तो ये सारी चीजें एक तरफ हैं, और आपके समय आप जो गिना रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को अनाज दे देना कोई खुशी की बात नहीं है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के बाहर निकालने का तो आप दावा कर रहे हैं। तो ये 80 करोड़ लोग कहां गए जिनको मुफ्त अनाज की जरूरत पड़ रही है? तो ये सवाल है। ऐसे सवाल ढेर सारे हैं, लेकिन अब मैं उन चुनौतियों की ओर आ रहा हूं जो इस सरकार के सामने हैं। सबसे पहली चुनौती तो केंद्रीकरण की चुनौती है। सत्ता बिल्कुल 1 या 2 हाथ में सिमट जाने की चुनौती है। आप देखिए तो सारे काम प्रधानमंत्री करते हैं, बाकी मंत्रियों की कोई हैसियत जैसे बची ही नहीं है। जो वंदे भारत ट्रेनें हैं, आज तक बेचारे रेल मंत्री किसी ट्रेन को हरी झंडी दिखा पाए या नहीं, मुझे नहीं मालूम है। दिखाया होगा उन्होंने, तब उनके भाषण प्रसारित नहीं होते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने यह काम अपने हाथ में ले लिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है, लेकिन परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री करते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, लेकिन दुनिया भर में घूमते प्रधानमंत्री हैं। तो ये हाल तमाम मंत्रालयों का है, आप मंत्रियों को नहीं जानते। 12 साल के इस स्थिरता का एक आयाम और देख लीजिए। मंत्रियों के पोर्टफोलियो किस तरह बदले गए हैं।
अगर हर विभाग का एक मतलब होता है, अगर शिक्षा विभाग का एक मतलब है, उद्योग विभाग का एक मतलब है, तो उसके पीछे एक दृष्टि होनी चाहिए, एक निरंतरता होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के 12 वर्षों में लगातार मंत्रियों के पोर्टफोलियो बदलते रहे जैसे खिलौने बांटे जाते हों। क्यों ऐसा हुआ? ये कौन सी स्थिरता है, कौन सी निरंतरता है? तो इस केंद्रीकरण को पहले तोड़ना होगा अगर वास्तविक लोकतंत्र की ओर हम जाना चाहते हैं। असल में केंद्रीकरण का नहीं, लोकतांत्रिक विश्वास का खतरा है, उस पे आया खतरा है। और इसका एक आयाम दूसरी संस्थाओं पे, चुनाव आयोग बिल्कुल अविश्वसनीय हो चुका। ये सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठ रहे हैं, नागरिकों के वोट काटे जा रहे हैं, उनको अवैध बताया जा रहा है जो यहाँ के नागरिक हैं। ये सब कुछ एक साथ चल रहा है। हमारी संस्थाएं, आपने योजना आयोग को बंद किया, नीति आयोग के जो नियामक आए वो सब भागते चले गए, आरबीआई करता है सारे काम, नोटबंदी आपने खुद कर लिया। नोटबंदी जैसा फैसला मैं उसको आर्थिक चुनौती के रूप में गिनना चाहता था, लेकिन वो एक राजनीतिक चुनौती है, संस्थागत चुनौती है, ये भी देखिए। तो सब कुछ एक हाथ में सिमट के रह गया है। ये इस देश के लोकतंत्र की बड़ी चुनौती है। आर्थिक चुनौती के सवाल पे आते हैं। ये बात बार बार कही जा रही कि हम दुनिया की चौथी बड़ी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। सच्चाई ये है कि 2 साल पहले थे, साल भर पहले थे, अब हम फिर छठे नंबर पे आ गए हैं। और जीडीपी का मामला देशों की खुशहाली का मामला नहीं होता है, वो प्रति व्यक्ति आय का मामला होता है कि लोग कितने समान हैं। अमीर लोगों के, रईस लोगों के बैंक अकाउंट्स में कितने रुपए जमा हो रहे हैं, इससे देश की अमीरी तय नहीं होती है। देश की अमीरी इस बात से तय होती है कि हर आदमी की जेब में कितना पैसा जा रहा है। इस लिहाज से भारत दुनिया में 148वें 47वें नंबर पे है। यानी सोचिए कि ईरान और फिलिस्तीन तक हमसे आगे हैं इस मामले में। प्रति व्यक्ति आय के मामले में हमारा रिकॉर्ड इतना खराब है। यही स्थिति रुपए की कीमत को लेकर है। एक समय 61 रुपए पार होने पे प्रधानमंत्री मोदी बड़े परेशान थे 2013 में कि अब उद्योग धंधों का क्या होगा। आज रुपया 95 पार हो गया है। तब वो एक नई अर्थव्यवस्था पढ़ाने में लगे हैं, बता रहे हैं कि हम तो खुशहाली की ओर बढ़ रहे हैं। मैं बढ़ती महंगाई वगाई की चर्चा नहीं करूंगा, मैं उन बातों की ओर इशारा कर रहा हूं। विदेश नीति, तीसरी चौथी जो सबसे बड़ी चुनौती है, विदेश नीति की चुनौती। आखिरी चुनौती तो सबसे खतरनाक है जिस पे आऊंगा। विदेश नीति के स्तर पर इस सरकार ने क्या किया है? प्रधानमंत्री इतने देश घूम आए, लेकिन ट्रंप ने पिछले 1-2 साल में जैसे भारत का मजाक बना के रख दिया। कहा कि भारत पाकिस्तान युद्ध उन्होंने रुकवाया, एक बार नहीं 20 बार कहा। उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की किरकिरी हो। उन्होंने कहा कि हमने भारत को रूस से तेल खरीदने को मना किया है, फिर कहा कि हमने रूस से भारत को तेल खरीदने को कहा है। जैसे ट्रंप ही हमारी विदेश नीति तय कर रहे हैं, ट्रंप ही तय कर रहे हैं कि हम किससे तेल खरीदेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। और बात बात पे कांग्रेस के छोटे छोटे बयानों पे, जेएनयू के छात्रों की टिप्पणियों पे आधे आधे घंटे तक भाषण देने वाले प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं हो रही है कि ट्रंप का वो सीधे सीधे जवाब दें। एक बार कहें कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, ट्रंप अपनी औकात में रहें। ट्रंप ने भारत का मजाक बना दिया है। और ये हमारी विदेश नीति की, जिसको प्रधानमंत्री अपना दोस्त बताते हैं। पाकिस्तान से हमारे रिश्ते खराब, बांग्लादेश से हमारे रिश्ते खराब, मालदीव से बीच में रिश्ते खराब थे, श्रीलंका से बहुत अस्थिर स्थिति, नेपाल जो हिंदू राष्ट्र है उससे हमारे रिश्ते पहले के मुकाबले खराब। तो आप कहां हैं? चीन से आप बराबरी करना चाहते हैं, कर नहीं सकते हैं। फिलहाल की हकीकत यही है। आप इसको देशद्रोह बता देंगे कि मैं देश को चीन से कमतर बता रहा हूं, लेकिन जिन आंकड़ों में आप चौथे या छठे नंबर पे हैं जीडीपी में, वो आंकड़े एक बार पलट के देख लीजिए।
आपको पता चल जाएगा कि अमेरिका और चीन के मुकाबले आप कितने पीछे हैं। आप 5 बिलियन डॉलर ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होना चाहते हैं। चीन 20 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी पहले से है। खैर, तो ये सारे सवाल हैं, और जो सबसे बड़ा सवाल है, ये वीडियो लंबा होता जा रहा है लेकिन उसकी चर्चा मैं सबसे आखिरी में करना चाहता हूं, जहां से मैंने शुरुआत की थी कि प्रधानमंत्री मोदी इस बुरी तरह लोकप्रिय हैं, हमारे घरों में उन्होंने सेंधमारी कर ली है, हमारे रिश्तेदारों को हमसे दूर कर दिया है क्योंकि हम उनका विरोध करते हैं, क्योंकि उन्होंने सांप्रदायिक स्तर पे इस देश को बांट दिया है। यानी इस सरकार की सारी नीतियां जैसे हिंदू मुसलमान के नाम पे बटी हुई हैं। प्रधानमंत्री श्मशान और कब्रिस्तान जैसा बयान देते हैं, उनके मंत्री 80 और 20 की बात करते हैं, पूरा चुनाव उस आधार पे लड़ लेते हैं। यूपी से बंगाल तक वो मंदिरों पे लगातार, मंदिरों के नाम पे मस्जिदों को गिराने, मज़ारों को गिराने की कवायद जारी है। 1947 में एक राष्ट्र के आधार पे हमने तय किया था 1991 में ही कानून बनाकर कि किसी नए धार्मिक स्थल को की स्थिति नहीं बदली जाएगी। हम सब कुछ बदलने पे आमादा हैं। और इसलिए इसके साथ साथ दूसरी चीज क्या हो रही है? दूसरी चीज भयावह सांप्रदायिकता के अलावा वैसा ही कठमुल्लापन बढ़ रहा है, वैसी ही अवैज्ञानिकता बढ़ रही है, वैसे ही तमाशे बढ़ रहे हैं। लव जिहाद के नाम पे, तरह तरह की घुसपैठ के नाम पे हम एक जहरीले राष्ट्रवाद की गिरफ्त में हैं, जिसका सांप्रदायिकता से गठजोड़ खतरनाक साबित हो रहा है। इन 12 वर्षों ने उद्योगपतियों की जेब भरी है। इस देश के एक छोटे से तबके 40 करोड़ के लोगों की जेब भरी है, लेकिन 1 अरब लोगों को का मजाक उड़ाया है, उनका मजाक बनाया है, उनको और विपन्न बनाया है। आप बात करते हैं डीकोलोनाइजेशन की, लेकिन ये 1 अरब का हिंदुस्तान आपका नया उपनिवेश है जो आपके लिए इमारतें बनाता है, और आप जिनके घर जला देते हैं, जिनकी झुग्गियां जला देते हैं ताकि दोबारा वो झुग्गियां न बना सकें, क्योंकि आपकी इमारत बन चुकी है और उन झुग्गियों की जरूरत नहीं है। दोस्तों, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते रहे प्रधानमंत्री मोदी, उनको शुभकामनाएं। लेकिन इस देश के लोकतंत्र को जो घुन लग रही है, इस देश की सामाजिकता में जो दरार दिख रही है, उसके लिए एक बड़ी लोकतांत्रिक लड़ाई का ये दिन होना चाहिए। मैं इसके लिए एक लेखक, एक पत्रकार के तौर पे अपील ही कर सकता हूं। शुक्रिया।